नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय माता जी। जय माता दी। सुमित जी, इस हफ्ते एफसीआरए अमेंडमेंट बिल संसद में पेश हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर हाय तौबा मची हुई है पूरे देश में। अब देखिए, अब तो मिजोरम के जो चर्चेज है उनके लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, और 11 अगस्त को ये लोग एक रैली निकालेंगे मिजोरम में। तो चर्च जो है, चाहे वो तमिलनाडु के हो, केरल के हो या नॉर्थ ईस्ट के हो, उनमें इतनी हाय तौबा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे चर्च ऐसे हैं जहां पर बाकायदा प्रेयर सर्विसेज की जा रही हैं कि ये बिल पेश ना हो, ये बिल पास ना हो। अंजू जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये एफसीआरए बिल का है वो है कि जिस तरह से एफसीआरए बिल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता है। इम्प्लीमेंटेशन के एंटी नेशनल एक्टिविटी ना हो, धर्मांतरण ना हो, आतंकवाद को सपोर्ट ना किया जाए, ये जो भी चीजें हैं इसको स्ट्रांगली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं वो देखने उसकी जांच करने के लिए ये एफसीआरए बिल को स्ट्रांग किया गया है। यानी ऐसे बोले तो पहले एफसीआरए का जो 2010 में सोनिया गांधी ने जो बिल बनाया था उसके अंदर भी धर्मांतरण पे रोक थी, उसमें भी इंटरनेशनल एक्टिविटीज बंद कर को अलाउड नहीं था फंडिंग। लेकिन तब वो शेर था जिसके पास नाखून और दांती नहीं थे। अब भारत सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी वो शेर को दांत और नाखून दे रहे हैं जिससे कि वो दबोच सके एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, जो बाहर से पैसा धर्मांतरण के लिए आ रहा है उसको रोक सके, आतंकवाद के लिए जो पैसा आ रहा है उसको रोक सके, और वो कंट्रोल कर सके एनजीओ से जो 2 नंबर का काम हो रहा है। इसके लिए सब लोग हड़कंप मच गया है और बहुत जगह पे चर्चेस का ये प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब चर्चेस कन्वर्जन में, लेकिन कुछ सेक्ट्स है, जैसे मेजर आप देखिए तो कैथोलिक चर्च और उन लोग का उतना नहीं है, लेकिन आप दूसरी जगह पे जाइए तो उनके जो सेक्ट्स है, छोटे छोटे सेक्ट्स है, उन लोग में बहुत हेवी कन्वर्जन चल रहा है। तो उन लोगों को बाहर से पैसा आ रहा है, उसके अंदर पूरा एमएलएम स्कीम होता है। एमएलएम स्कीम यानी मैं हूं, मेरे नीचे और मैंने 10 लोग जोड़े, उसके नीचे उन लोग ने 10 लोग जोड़े, वहां नीचे 10 लोग, तो मुझे ऊपर तक पैसा आते रहता है। ओके, नीचे लोग जुड़ते जाएंगे। ये एमवे और वो सब जो मोदी केयर और उस तरह का था, उस तरह का ही पूरा एमएलएम सिस्टम चलता है। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च है, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन भी हो चुका है भारत में इटसेल्फ। तो ये सब बंद होगा क्योंकि बाहर से पैसा आएगा तो पैसा कैसे यूटिलाइज होगा? आप धर्मांतरण के लिए कर रहे हो या और कोई काम के लिए कर रहे हो? चर्चेस को ना नहीं है, आप अपना जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उनको घर में उनको लाइवलीहुड दो, उसके लिए बाहर से पैसा है, उसके अंदर भारत सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उनको उनके धार्मिक कार्य के लिए उनको नई चर्च बनानी है खुद के समाज के लिए, उसके लिए भी भारत सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत सरकार को कहाँ प्रॉब्लम है कि कानून में लिखा हुआ है कि आप खुद का धर्म प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद का आस्था पे विश्वास रख के खुद का कर सकते हो, लेकिन आप दूसरे को अपने धर्म के अंदर नहीं ले सकते। ये सबके लिए, यानी ऐसा नहीं है, ये हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, सबके। अब ये लोग वो वायलेट कर रहे थे और उसके लिए करके ये पूरा तामझाम चल रहा है। कानून को इतना सख्त बनाया गया है कि आप पैसा अगर लगा रहे हो तो आप पैसा कहाँ लगा रहे हो? पहले उन लोग बोलते थे हमने कुछ खर्चा कर दिया, हमने समाज का सेवा कर दी। अब उन लोग बोलेंगे भैया समाज का क्या सेवा किया? सुमित मेहता को अगर 1 लाख रुपया दिया तो क्यों दिया? कन्वर्जन के लिए दिया या सुमित की हेल्थ बराबर नहीं थी तो उसको हॉस्पिटल का खर्चा आपने दिया है? तो इस तरह से जब जांच होगी, ओके, तब उनको अभी से पता चल गया कि जांच होगी तो हमारा पूरा ये जो नेटवर्क है, पूरा ये जो तामझाम हम चला रहे धर्मांतरण का, वो रुक जाएगा क्योंकि वो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। उससे बड़ा टेंशन क्या आ गया है? अमित शाह जी ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है और मैं इसके लिए अमित शाह जी को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने क्या किया, अगर आपने ये किया होगा तो आपकी जितनी प्रॉपर्टी है वो भी हम जब्त कर लेंगे। पहले क्या था कि वो कुछ प्रावधान नहीं था कानून में। अब अगर से मेरा चर्च है और मैं कन्वर्जन कर रहा हूं और मेरे पास दूसरी 10,000 करोड़ की संपत्ति है, जमीन है, चर्च है, ये है, वो है, तो वो सब भी जब्त हो जाएगा। इसलिए लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनको भी पता है, पहले उनको क्या लगा, ठीक है क्या होगा, 10-15 करोड़ रुपए जो आए हैं वो जब्त हो जाएंगे। अब उनको पता चल गया 10-15 करोड़ नहीं होगा, ये पूरा 10,000 करोड़ की जो संपत्ति है वो पूरी जब्त हो जाएगी। और आप देखिए ब्रिटिश राज में, मैं बंबई में बैठा हूं,
यहाँ काफी जमीनें हैं, प्रॉपर्टीज है जो अंग्रेजों ने फ्री में दी थी, जिसकी आज वैल्यू हजारों करोड़ों में है। और ये सब जगह है। आज चर्च इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया, तीसरी सबसे बड़ी लैंड ओनर। तो इन लोग इसके कारण डरे हुए हैं कि अगर हम गड़बड़ करेंगे तो हमें सब जगह से फंस जाएंगे। एक तो गड़बड़ नहीं कर सकेंगे, गड़बड़ करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी भी जब्त हो जाएगी। तो इन लोग को सब जगह से पिटाई हो रही है, इसलिए इन लोग इतने हड़कंप मचा हुआ है। पर सुमित जी, जैसे मैंने ये बात की आपसे, काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम ये बवाल कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे कई चर्च हैं, और नॉर्थ ईस्ट में ही तो मणिपुर आता है। मणिपुर में जो बवाल हुआ था वहां पे भी तो चर्च इन्वॉल्व था। और जब ये म्यांमार बॉर्डर से मिला था वो सीआईए एजेंट मैथ्यूज वेंडाइक, वो भी तो किसी चर्च के फादर के साथ था। तो वहां पर भी तो सीआईए अपना खेल खेल रहा है। वहां पर जो रैकेट इन्होंने खड़ा कर रखा है वो भी तो धरा का धरा रह जाएगा ना। सारा पानी फिर जाएगा इनकी जितनी भी मेहनत इन्होंने आज तक की है वहां पर। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में। जिस तरह से आजादी के बाद नेहरू जी ने मिशनरीज को अलाउ किया, उसके बाद में पूरा नेटवर्क बनाया। 1947 में उतना कन्वर्जन नहीं हुआ था। वहां के जो लोकल ट्रेडिशंस थे वो फॉलो कर रहे थे। वहां इतना हेवी कन्वर्जन हुआ है। और वहां आप जानेंगे मणिपुर इतना जल रहा था, क्या चल रहा था वहां। हम लोग जो देख रहे हैं मणिपुर में इतनी आगजनी हुई, इतने मैती लोगों का मारा गया, उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ महिलाओं के साथ, उनको जिस तरह से जेनोसाइड में किया गया है, इसके पीछे पूरा एक ड्रग रैकेट भी है। भारत सरकार ने मणिपुर और आसपास के एरिया में 12,000 एकड़ का जो अफीम के प्लांटेशंस थे उसको पूरा खत्म किया है, उतना क्लीन आउट किया। यानी आप सोचिए, भारत सरकार ने ये एक्शन लिया, उसके पहले कितने हजारों टन का अफीम बन रहा था, उससे कितने सारे टन का ड्रग्स बन रहा था जो मार्केट में आ रहा था, जिसका वैल्यू कुछ नहीं तो आज 7 से 8 हजार करोड़ रुपया मिनिमम होना चाहिए। ओके, वो पूरा खत्म कर दिया। भारत सरकार का ये जो इनिशिएटिव था उसके कारण भी चर्च को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि सिलेक्ट जो चर्चेस है हु आर कंट्रोलिंग द कुकी रेबल्स, जो कुकी रेबल्स है उनको जो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके साथ जो काम कर रहे हैं, उनको जो सपोर्ट दे रहे हैं, वो चर्चेस को अब तकलीफ हो रहा है। पूरा पैसा व्हाइट में नहीं आता है। आप देखिए वैन डाइक भी वहीं पकड़ा गया था, मैथ्यू वैन डाइक, वो भी कोई फादर के साथ ही पकड़ा गया था। तो इन लोग का एक्टिविटी जो होता है, बहुत जगह पे आप ड्रग्स जाएंगे, अब पैसा भारत में लाना हो तो इतना सारा पैसा या तो वेपन्स के फॉर्म में आ सकता है, या तो फिर उसको पैसा अमेरिका से आएगा या और कोई देश से उसको डोनेशन करके आएगा, जिससे व्हाइट में आए और वो सब लोगों को बांट सके। क्योंकि जो प्लांटेशन हो रहे हैं उनको भी तो पैसा देना है। ओके, दूसरे जो काम कर रहे हैं उनको भी पैसा देना है। तो ये बहुत सारा पैसा इसमें से व्हाइट के चैनल से भी आता होगा, जो चर्च के इनके जो ट्रस्ट है उन लोग वेलफेयर में दिखा देंगे। अब जब अमित शाह जी ने ये ट्रम्प कार्ड खोला है और आज पार्लियामेंट में पेश करेंगे कि अब हम ऑडिट करेंगे आपका, हम आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आप ये पैसा कहाँ यूज करते हो, तो उन लोग सब घबरा गए। क्योंकि ये पैसा जो ड्रग्स वालों को दिया जाता था, अफीम प्लांटेशन के लिए दिया जा रहा था, मिलिटेंट्स को दिया जा रहा था। अब वैन डाइक क्या कर रहा था? वैन डाइक तो सीआईए एजेंट है जो वहां मिलिटेंट ट्रेनिंग के लिए बैठा था। मिलिटेंट ट्रेनिंग यानी सबको आतंकवादी बनाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग दे रहा था वो वहां। तो ये सबको जो पैसा मिलता है, इनके फैसिलिटेटर्स को जो पैसा मिलता है, वो तो व्हाइट में ला रहे हैं बकायदा आरबीआई के थ्रू। और अमित शाह जी का है पूरा वहां नकेल कस के ये पैसा रोकने का काम कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई बहुत हड़कंप मचा है। सिर्फ भारत में नहीं, सीआईए पूरा डरा हुआ है। सीआईए के हेडक्वार्टर्स लैंगली में भी इसके बारे में चर्चा हो रही होगी। अगर हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो सीआईए वाला तो डेफिनेटली करेंगे कि अब हम पैसा भारत में कैसे लाए। सीआईए वैसे भी डायरेक्टली पैसा नहीं लाता, वो पहले और कोई देश में भेजता है, वहां से वहां का ट्रस्ट वो यहाँ भेजता है पैसा। तो सीआईए डायरेक्टली दिखता भी नहीं है। स्कैंडिनेविया से पैसा आता है, स्कैंडिनेवियन चर्चेस के पास से पैसा आता है जो इंडियन चर्चेस में आ रहा है। स्कैंडिनेविया को क्या जरूरत है? जर्मन चर्चेस का पैसा आता है, उनको क्या जरूरत है? आप अपने देश में करो, हमारे देश में जो करना है हम करेंगे। यहाँ का लोकल क्रिश्चियन कम्युनिटी करेगा, या फिर जो यहाँ के क्रिश्चियंस जर्मनी में या स्कैंडिनेविया में रहते हैं वो अपने जो अपना चर्च है उसको दान देंगे, उससे काम चलेगा। आपको इतना पैसा लाने का, भारत में लाने की जरूरत क्या है? ये भारत सरकार के पास डेटा है। मैंने 2017 से 22 का डेटा का स्टडी भी किया है, और सबसे बड़े डोनर्स आर द चर्चेस। लिटरली ये मैं आपको बता सकता हूं, ये डॉक्यूमेंट मैंने देखा हुआ है। अब उन लोग भड़क गए हैं।
क्योंकि उनको पता है कि उनका पूरा जो बिजनेस चल रहा है इसमें सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, धर्मांतरण के बाद उन लोगों को मिलिटेंट बनाने का काम होता है जो ट्राइबल एरियाज में चल रहा है। आप देखिए स्टैन स्वामी ने क्या किया, स्टैन स्वामी को यहाँ पकड़ के रखा था देवा भाऊ ने, क्या किया उन्होंने? वो अपने आप को एक मिशनरी बोल रहा था, एक फादर बोल रहा था, एक रिलीजियस फिगर बोल रहा था, लेकिन उसके पीछे उसका पूरा काम तो कम्युनिस्ट वाला था, उसके पास पूरा नक्सल वाला काम चल रहा था। इसलिए आप देखेंगे कि सब अर्बन नक्सल आके उसके सपोर्ट में आ गए थे। सो दिस इज हाउ द होल नेटवर्क वर्क्स। उन लोग को जिसको धर्मांतरण करते बाद में उनको भड़काओ, उनको वेपन्स ट्रेनिंग दो, वैंडेक जैसे लोग आएंगे उनको वेपन्स ट्रेनिंग देंगे। अमित शाह जी ने नक्सलिज्म खत्म किया है, ये वापस नक्सलिज्म चालू करने का काम चालू कर रहे हैं, और अमित शाह जी ने इसलिए एफसीआरए बिल से वो पूरा वहां रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ड्रामा दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहा था, कॉकरोच आंदोलन जो था, इसके तार भी तो कहीं ना कहीं एफसीआरए अमेंडमेंट बिल से ही जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि वहां पर जितने भी अर्बन नक्सल्स दिखे, अरुंधति रॉय दिखी, वहां जितने भी लोग दिखे, उन सबके भी तो अपने एनजीओज हैं, और उन एनजीओज में से भी बहुत सारों का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो चुका है, और उन पर भी तलवार लटक रही है कि उनके पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सीज कर सकती है इस बिल के पास होती। तो क्या ये सब कुछ भी सीआई की तरफ से प्रायोजित था, फंडिंग वंडिंग वहीं से हो रही थी? 10,000% सही बात कही आपने। मैं 100% नहीं बोलूंगा, 10,000%, 10,000% सही बात है। क्योंकि जितने ये दिल जले हैं, जिनके दुकानें अमित शाह जी बंद करने वाले हैं या बंद कर चुके हैं, और कुछ बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी है जिनके भी एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल किए गए हैं, जहां रेड भी गिरी है ईडी की, वो लोग सब दुखियारे लोग हैं, दिल जले लोग हैं। वो लोग सब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए ये कॉकरोच प्रोटेस्ट में। और कॉकरोच प्रोटेस्ट अगर कोई बोलता है कि वो नीट के लिए था, तो उससे बड़ी बेवकूफी वाली और झूठी बात कोई नहीं हो सकती देश में। कॉकरोच प्रोटेस्ट में आपने देखा, नीट के अलावा मैंने बहुत क्लोजली देखा, कोई एक वो लड़का या लड़की समझ में नहीं आता, आवाज लड़के जैसा है, कपड़े लड़की वाले हैं, और कैसी कैसी गंदी बातें करते, जो अंजू जी आप तो मेरी बहन है, ऐसी बातें मैं आपके सामने नहीं कर सकता, आपके दर्शकों में भी कितनी सारी बहनें हैं, कितने सारे बच्चे होंगे, हम ऐसी बात नहीं कर सकते। ऐसी गंदी गंदी बातें उन लोग कर रहे थे, पूरा ये एलजीबीटी का तामझाम। भाई भारतीय संस्कार के साथ आप क्या मस्ती कर रहे हो? आपको भारतीय संस्कार जो है, हिंदू संस्कार है, हमारी जो रीतियां हैं, उसको बर्बाद करने की क्या जरूरत है जो एलजीबीटी वाले कर रहे हैं? तो वो लोगों को अंदर आने की क्या जरूरत थी? आपको नीट का करना है, आपको ये गंदे गंदे बातें करने के लिए आपको क्यों आना था? उसके बाद में सब अरुंधति रॉय, आपने जो कहा अरुंधति रॉय आ गई, दूसरे लोग आ गए। अरुंधति रॉय का तो इवन मध्य प्रदेश में कहीं एक ट्राइबल लैंड का एंक्रोचमेंट किया था, वो भारत सरकार ने कैंसिल करा है, उसके सामने केसेस डाल दिए हैं। ओके, तो ये लोग जो भी जिन्होंने देशद्रोह का काम किया है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें आ गए, क्योंकि उनको वहां से इंस्ट्रक्शंस मिले कि भैया अगर तुम इसका अपोजिशन नहीं करोगे तो तुम लोगों के पास आगे चल के पैसा नहीं आएगा, अब तुमने मुफ्त में काम करना है। अरुंधति रॉय और ऐसे लोग तो मुफ्त में आ गए होंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसका पैसा बाद में मिलेगा हम लोगों को। तो ये पूरा हड़कंप मचा हुआ है, देयर इज अ टोटल केओस। प्लस अमेरिका एक और चीज दिखाना चाहता है भारत को, मोदी जी को बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे देश में कभी भी सत्ता परिवर्तन कर सकता हूँ, रेजिम चेंज कर सकता हूँ, आपकी गवर्नमेंट में टॉपल कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए, बच्चों को मोदी जी के माता जी और उनके बारे में, या कैसी कैसी मलियोनी जी के बारे में, एक प्रधानमंत्री है दूसरे देश के जिसके साथ अपने अच्छे रिलेशन है, आपको उसके बारे में किस तरह के गंदे शब्द बोले गए हैं? ये ऐसे ही नहीं होता, इसके अंदर पहले से ही प्लान था। इस तरह की गंदी बातें करो जिससे इटाली में भारत की बदनामी हो, इटाली के लोग भड़क जाए और अपना जो बायलैटरल रिलेशंस बन रहा है वो तोड़ा जाए। तो ये पूरा प्लान थिंग है। सीआईए को पता है कहाँ कौन से बटन दबाने हैं, और कौन से वीडियो यहाँ से उठा के इटालियन फीड्स में ट्रांसलेट करके डालने हैं, और उनको वो करना है, क्योंकि उनको ये भी पता है कि मोदी जी उसके इशारे पे नहीं नाच रहे। आज देखिए ट्रेड डील कंप्लीट नहीं हो रही है, मोदी जी ने डेयरी पे बंदी करी है कि अमेरिका से डेयरी नहीं आएगा। उसके बाद में एग्रीकल्चर पे बैन रखा है, आज तक टूटे नहीं है मोदी जी। आज 1 साल के ऊपर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप थक गया है कि ये आदमी क्यों नहीं टूट रहा है। अब उसको तोड़ने के लिए बताया कि मैं रास्ते पे लोगों को लेके आऊंगा,
और उसके लिए मैं खर्चा करूंगा। फेसबुक मेटा को अब नोटिस गई है। क्यों? क्योंकि उन लोग अमेरिका में बैठ के सीआईए के इंस्ट्रक्शंस पे वो क्या एम्पलीफाई करना, क्या दबाना, यानी अगर आप कुछ बोल रहे हैं जो भारत के फेवर में है तो आपका फीड कैसे दबाया जाए। और अगर मैं कुछ भारत सरकार के अगेंस्ट में, हिंदू धर्म के अगेंस्ट में, भारत के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ, मोदी जी के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ, तो कैसे मेरी फीड बढ़ाई जाए, मेरा रीच बढ़ाया जाए, सो दैट लोगों का ब्रेन वॉशिंग किया जाए। ये सब तो वहां ही बैठ के हो रहा है, अमेरिका में, वॉशिंगटन लैंगली में बैठ के हो रहा है। तो अब उन लोग डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने ये आगे करके ये पूरा गेम खेला है मोदी जी को साइकोलॉजिकली तोड़ने के लिए, कि भैया मैं तो तेरे देश में आज दिल्ली में किया है, कल मैं ये करूंगा तो देश भर के हर एक गांव मोहल्ले में मैं इस तरह से लड़कों को मोबिलाइज करके काम करूंगा। वो धमकी दी है इनडायरेक्टली। उनको एफसीआरए से ज्यादा है कि बाहर से पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा क्यों आता है? सिर्फ धर्मांतरण के लिए नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटी और देश की पॉलिसी कैसे बननी चाहिए, अमेरिका के फेवर में क्यों होना चाहिए, वो सब के लिए ये पैसा आ रहा है। और फिर भी मोदी जी मान नहीं रहे, झुक नहीं रहे, इसलिए ये सब पूरा कॉकरोच का प्रोटेस्ट किया गया है। और शायद यही सब चीजें उन्होंने भांप ली मोदी जी ने, इसीलिए 2 कदम पीछे हटकर उनकी सारी मांगे मानते हुए कॉकरोचों को जंतर मंतर से दफा किया। ये भी तो वजह है ना। लोगों को लगता है कि मोदी जी ने सारी शर्तें क्यों मान ली, उनके आगे झुक क्यों गए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों ले लिया, पहले ले लेना चाहिए था। लेकिन तब तक उनको शायद इस बात का एहसास नहीं था ना कि इतने ज्यादा बड़े तरीके पर कहीं बाहर से इनको फीड मिल रहा है, बाहर से इनको फंड मिल रहा है, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इसमें आपने जो बोला वो तो एक कारण है ही, लेकिन उससे बड़ी बात है कि आप फीड देखिए। बहुत सारे बच्चों को जेन्युइनली नीट के कारण प्रॉब्लम था, एजुकेशन सेक्टर में उनको रिफॉर्म चाहिए, जो कि नहीं हो पाया, और मोदी जी ने अब वो पूरा डिसीजन लिया। नंदन नीलेकनी के अंदर में एग्जाम रिफॉर्म्स की पॉलिसी आई है। और ये ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा था, आज लोगों का गुस्सा उमड़ के बाहर आया। झारखंड में भी हुआ, झारखंड में कोई नहीं बोल रहा है। कर्नाटक में हुआ, कोई नहीं बोल रहा है। अभी राजस्थान में रेड गिरी और एक कोई आदमी के यहाँ से डिटेल्स मिली है, वो तो सीआरपीएफ और उसके एग्जाम का भी फोड़ने का लीक करने का काम कर रहा था। तो ये बहुत सालों से हो रहा है। वो गुस्सा दबा हुआ था और निकला। लेकिन क्या है मालूम है, कुछ जेन्युइन प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने गंदी बातें नहीं की है। आज इतने कुछ नहीं तो जंतर मंतर में 4-5 हजार लोग होंगे। जो गलत बात करने वाले 400-500 लोग, यानी ऐसे पकड़ लीजिए 10% ही थे, ओके, जिसके वीडियोस वायरल हुए। मोदी जी को ये भी पता चल गया है। और आप मोदी जी का रिसेंट वीडियो देखिए, उसने बोला मैं सबको माफ करता हूं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव आदमी होता है जिसको पता है कि मैं फादर फिगर हूं और मैं उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता हूं या बना सकता हूं। उसने बोला मैं तुम्हें माफ करता हूं। क्यों? क्योंकि वो 10% लोग जो थे उनको भी बहकाया गया था। उनको बोला गया होगा कि भैया तुम ऐसा कुछ भी बोलो, मैं तुमको हीरो बना दूंगा। और वो वीडियोस ही सर्कुलेट हुए हैं। बाकी तो सब लोग पीसफुली थे। जो इतने 10% थे, 15%, उन लोग ने ही झगड़ा किया है, उन्होंने ही गंदी बातें की है, उन्होंने ही आगे चल के किया है। तो उनको आगे और बच्चे ना बहकाए जाए, उनको मिसलीड करके इस तरह से गलत काम करने को रोका जाए, उसके लिए भी मोदी जी ने एक बार के लिए ये किया है, क्या कहते हैं, बैक स्टेप लिया है कि ठीक है हम लोग झुक जाते हैं। झुकने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन तो लेंगे और लिया ही है ना। नीट के लिए पूरा एग्जाम रिफॉर्म्स की बात चली। धर्मेंद्र प्रधान को निकाल के कोई बड़ा ये नहीं होने वाला था। आज इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद में भी क्या पेपर लीक होना बंद कर दिया? इतने एजुकेशन मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया तो क्या पेपर लीक बंद हुए? लोग एग्जाम्पल क्या देते हैं कि शास्त्री जी ने रेल एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। शास्त्री जी से लेके सुरेश प्रभु जी तक कितने सारे रेल मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दिया है। उसके बाद में क्या रेल का डिरेलमेंट और एक्सीडेंट्स बंद हुए? नहीं हुए हैं, हो ही रहे। उसके लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। इन लोगों को अटैक करना था, मोदी जी को दिखाना था तुम छोटे हो, मैं तुम पे प्रेशर ला सकता हूं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि तुम छोटे हो, हम लोग के सामने झुक के तुम्हें काम करना पड़ेगा। वो उनका मैसेज देना था और वो मोदी जी समझ गए। उन्होंने बोला अगर यहाँ ये 10 दिन और चला, 15 दिन और चला, तो ये बहुत सारे और लड़कों को बरगलाएंगे, उनको मिसगाइड करेंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे और बाद में एनआरकी होगी। वो एनआरकी रोकने के लिए करके मोदी जी ने एक बार के लिए बैक स्टेप लिया है। लेकिन सुमित जी, आप सोचो कि ये जो भी कॉकरोच कर रहे थे, ये क्या था? एक तरफ संसद पर हमला करने की कोशिश और इस देश का एलओपी जो 20 दिन तक कहीं
लापता होकर आया, पता ही नहीं कहाँ गया था। वो आते ही कहाँ जाकर बैठ जाता है, प्रधानमंत्री आवास पर। उनकी सुरक्षा में कितनी बड़ी सेंधमारी करने की कोशिश हुई, 2 जगह, संसद भवन और पीएम का आवास। ये भी तो सोची समझी रणनीति का हिस्सा था ना, और इसकी भी चाबी कहीं और से भरी जा रही थी। अंजू जी, आपके यहाँ तो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और उन लोग भी आते हैं, उन लोगों को प्रोटोकॉल्स भी पता है, प्राइम मिनिस्टर्स का सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल, चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कितना स्ट्रांग होता है, और उसमें भी स्पेशली प्राइम मिनिस्टर, उसके 100 या 200 मीटर के दायरे में विदाउट परमिशन आप जा नहीं सकते हैं। और ये जिस तरह से क्राउड लेके जा रहा था, अगर मोदी जी ने इंटरवीन नहीं किया होता या इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए होते, तो इनके पास राइट है एसपीजी के पास कि दे कैन ओपन फायर। और इमेजिन कीजिए अगर फायर ओपन किया होता और किसी को उससे गोली लगती, ओके, इंजर हुआ होता या फिर उसे भगवान ना करे उसको कुछ और हो जाता, तो इंटरनेशनल मीडिया और अपना जो लोकल अपना लेफ्टिस्ट मीडिया है, लटियंस मीडिया, और अपने जो भी ये कांग्रेसी लेफ्टिस्ट और वो सब पार्टियां हैं, उनके जो लोग हैं अर्बन नक्सल्स, उन लोग सबको वही चाहिए था। पैलेट गन के ऊपर भी तो उन्होंने किया, पैलेट गन क्यों यूज की, भैया तुमने पुलिस को क्यों मारा? आज मोदी जी ने इन लोग सबको रोका, इन लोगों को, नहीं तो एज पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उनके ऊपर गोली चलानी जानी चाहिए थी। मोदी जी ने रोका क्योंकि उनको पता था ये जैसे होता, एक डेड बॉडी मिल जाती किसी की भी, एक इनोसेंट आदमी जो उसके बहकावे में आके वहां खड़ा हो गया कि हम मोदी जी के सामने कुछ करेंगे, या कोई कांग्रेसी जो ये पूरा प्लानिंग भी किया होगा राहुल गांधी के साथ बैठ के, वो लोग किसी को गोली लग जाती, भले वो मर नहीं गया होता, वो जिंदा भी होता, तो वो गोली को यूज करके इंटरनेशनल मीडिया पे भारत के बारे में कितना गंदा बात होता, कितना प्रोपागेंडा होता, ये सब मोदी जी ने रोक दिया। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब कोविड के टाइम में नेगोशिएशन चल रहे थे यूरोप और चाइना के, ईयू और चाइना का ट्रेड डील का, तब उन्होंने ह्यूमन राइट्स का इशू निकाला। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेड डील नहीं करनी थी या खुद के हिसाब से ट्रेड डील करानी थी जो चाइना के फेवर में ना हो। ह्यूमन राइट्स तो 40 साल से चाइना में वायलेट हो रहे हैं, आज तुमको क्यों सूझा? तो ये वाला जो प्लान था कि कोई गोली चलाए, किसी को गोली लगे और वो यूज किया जाए कि भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, डेमोक्रेसी का ये हो रहा है, और बाद में कोई भी फेक सर्वे आ जाएगा डेमोक्रेसी में इंडिया तो सब सहारन अफ्रीका से भी नीचे है, पाकिस्तान से भी नीचे है, ओके। उस तरह के सर्वेस को जोर देके मोदी जी को और भारत को बदनाम करने का ये पूरा साजिश थी, जो मोदी जी ने रोक दी समझदारी आके। क्योंकि आप याद करो कि जब नेपाल और बांग्लादेश में और श्रीलंका में ऐसा ही हुआ था, प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए थे, बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस गए थे, तो कांग्रेस के नेता ही कहते थे ये तो भारत में भी होगा। और यहाँ इस बार भी लोगों ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा, सांसदों ने कहा कि मोदी जी भी किसी और देश में शरण ले लेंगे, इस तरह की बातें हुई। तो ये बातें कहाँ से आ रही थी? कोई तो फीड कर रहा था ना। तो यानी कि ये संसद को, पार्लियामेंट हाउस को टारगेट करो और पीएम के आवास को टारगेट करो, ये हिस्ट्री तो इन्होंने वहीं से सीखी ना, फिर नेपाल से और बांग्लादेश से और श्रीलंका से। मॉडर्न पैटर्न तो वही था ना फिर, इसका मतलब ये। और सुमित जी, और राहुल गांधी क्या करके आए थे 20 दिन? अगर वाकई वो देश हित में किसी से मुलाकात करने गए थे तो आज तक क्यों नहीं बताया कि कहाँ गए? वो संसद भवन में पिछले हफ्ते उन्होंने शोर मचाया कि अमित शाह कहाँ हैं, वो सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। आप हैरान होंगे कि बड़े बड़े पोस्टर लेकर विपक्ष के सांसद संसद परिसर में खड़े थे और उन बैनर्स पर लिखा हुआ था अमित शाह गायब क्यों है। अब सोचिए, तो ये क्या प्रोपेगेंडा था? ये भी तो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर ही हुआ ना, क्योंकि सबको पता है कि अमित शाह इस बिल को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसमें और एक एंगल भी है, सीआईए का एक स्टैंडर्ड पैटर्न बना दिया है कि जहां भी रेजिम चेंज होगा वहां लीडर को, उसके पार्टी के लोगों को मार डाला जाएगा, वायलेंस होगा। जैसे उन लोगों ने जो शेख हसीना के घर पे वहां अटैक किया, वहां लूट मचाई, वहां उसके कपड़े उछाले गए, ओके, बहुत गंदी तरह से पूरा जो काम किया गया, उनको वो ट्रेलर दिखाना था। और ये पूरा सीआईए का, इसको बोलते हैं ये टेम्पलेट है, टूल किट है कि इस तरह से काम करना है। पहले वो बांग्लादेश में हुआ, वो नेपाल में हुआ, वो ही यहाँ, तो ये पूरा सीआईए के कहने पे ही राहुल गांधी काम कर रहे हैं, वो तो क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है। अमित शाह कहाँ थे? तो अमित शाह को पास भी काम होता है। अमित शाह जब आए थे पार्लियामेंट में अभी कुछ दिनों पहले, तो आईबी के डायरेक्टर भी वहां थे, उसको मिलना होता तो होम मिनिस्ट्री में मिलते, क्यों उनको पार्लियामेंट में बुलाया? कि उनको पार्लियामेंट में रहना था तो बोला आप इधर आ जाओ, इधर बैठ के बात करेंगे मेरे ऑफिस में, मेरे चेंबर में, मैं होम मिनिस्ट्री में हूं, उसके बदले मैं इधर आता हूं।
तो अमित शाह के पास तो और भी काम है, उसके पास तो डेली इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना रहता है, सिक्योरिटी का रिपोर्ट लेना रहता है, काफी कुछ काम है। राहुल गांधी के पास क्या काम है? अगर वो इतनी बार बाहर जा रहा है तो जितने कांग्रेसी रूल स्टेट्स है उसके लिए एफडीआई कहाँ है? वो हिसाब तो दे सकते हैं कि मैं यहाँ यहाँ विदेश में गया और मैं ये स्टेट में ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट लेके आया, ये एक बड़े इन्वेस्टर का पैसा लेके आया। वैसा तो कुछ नहीं है। मोदी जी बाहर जाते तो इतने एमओयू साइन होते हैं, हाँ, कि $10 बिलियन का ट्रेड होगा, $100 बिलियन का ट्रेड होगा, उसके लिए एग्रीमेंट साइन होते हैं। एक कांग्रेसी रूल स्टेट्स के लिए तो कुछ करके दिखाए राहुल गांधी। देश की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी जी को निकालो। रादर जब राहुल गांधी आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भैया मोदी जी जैसा कोई नेता नहीं है। आज आप देखिए कितने नीट के स्टूडेंट्स थे नीट के प्रोटेस्ट में, कॉकरोच के प्रोटेस्ट में, हार्डली। वो कोई एक लड़की थी, वो बोली कि मैं नीट, उसने क्या नीट नहीं दिया था, उसके भाई ने दिया था, उसको भी मार्क्स नहीं आ रहे थे बराबर, तो उसको क्या प्रॉब्लम था? वो तो फेल हो रहा था ऐसे भी। तो पॉइंट इज कि राहुल गांधी एंड ऑल, उनको एक रीजन चाहिए लोगों के मन में नेगेटिविटी बनाने के लिए। नेगेटिविटी बनी तो फिर उनका सब काम होते जाएगा। तो वो करने के लिए वो बाहर गए। उसकी क्या बातचीत हुई होगी वो तो राहुल गांधी खुद ही बता सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन आया है उससे एक चीज तो पता चल गई है कि राहुल गांधी का पूरा विदेशी दौरा फेल गया है, पूरा फेल गया है, क्योंकि उनका जो एजेंडा था वो तो हुआ ही नहीं है। वहीं तो मिर्ची लगी ना, क्योंकि इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी तो, उसके नेता तो हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन हुआ। तो इसकी बहुत बड़ी वजह तो रही ना कहीं से कोई ना कोई खुफिया तंत्र से जानकारी आई कि इस आंदोलन का असली मकसद तो ये है, इसीलिए 2 कदम पीछे हटी मोदी सरकार। लेकिन ये जो सौरभ दास है या ये अभिजीत दिपके है जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता है, इनका कनेक्शन केजरीवाल से भी तो है ना, क्योंकि आप देखो कि सोनम वांगचुक को यहाँ लाकर बैठाया तो वो भी तो मैग्सेसे अवार्ड विनर है, जो यूनुस बांग्लादेश में बैठा हुआ था वो भी इनका दोस्त है, इन सबको ऐसे अवार्ड तो मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन भी तो था। और फिर ये जो अभिजीत दिपके था, ये आया भी अमेरिका से थे, बॉस्टन से। उसकी पढ़ाई वहां पर कौन करवा रहा था भाई? उसके पिताजी क्या इतने बड़े धन्ना सेठ है कि उसके वहां करोड़ों रुपए फूके जा रहे थे पढ़ाई पर? वही तो है। और आप देखिए, उद्धव ठाकरे आ गया, राज ठाकरे आ गया कॉकरोच को सपोर्ट करने के लिए, अरविंद केजरीवाल, ये बेसिकली ये पूरा जो अपोजिशन है। और वैसे आप देखेंगे तो शिवसेना का ओरिजिन तो कांग्रेस से ही हुआ है। जब 1960s में शिवसेना बनी थी तो उसको तो वसंत सेना करके बुलाते थे, क्योंकि वसंत दादा पाटिल और वसंतराव नाइक के रिमोट कंट्रोल पे पूरा से शिवसेना चलता था, उनके इशारे से काम चलता था। तो ये लोग सबको मौका चाहिए सिर्फ मोदी जी को अटैक करने के लिए, क्योंकि ये लोग सब पॉलिटिकली इरिलेवेंट हो गए। आज केजरीवाल हार चुका है, पंजाब भी हारने वाला है। उद्धव ठाकरे तो यहाँ भी हार चुका है महाराष्ट्र, और राज ठाकरे ने तो ओपनिंग भी नहीं की है। उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास एक नासिक मिला था वो भी हार चुका है वो। और यहाँ एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है बेचारे के पास। तो वो लोग सबको मौका मिल गया है। कांग्रेस ने क्या किया, ये पूरी इकोसिस्टम, पॉलिटिकल इकोसिस्टम भी उसकी ही है। उसके लोगों को बोलेंगे अब तुम चिल्लाओ मेरे साथ, और उनको भी मौका मिल गया है कि मोदी जी को अगर गाली दिया तो कुछ नहीं तो 4 वोट ज्यादा आ सकते हैं मुझे अगले चुनाव में। तो इसलिए सब लोग बोलने लग गए हैं। और आप देखिए, आपने जो एग्जाम्पल दिया मोहम्मद यूनुस का, बाद में इवन पाकिस्तान में से भी स्टेटमेंट आए हैं वहां के जर्नलिस्ट ने कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये सरकार जानी चाहिए। मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान, फिर आप बांग्लादेश बोलिए, आप राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये लोग सब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। ये पूरा एक ही है, मोदी निकालो आंदोलन चल रहा है। मोदी को निकालेंगे तो यहाँ चोरी कर सकेंगे, यहाँ वसूली के धंधे कर सकेंगे, यहाँ गुंडागर्दी कर सकेंगे, वोट भी मिलेंगे, सत्ता में भी रहेंगे, सत्ता में रह के उन लोग लूटमार करेंगे। तो वो सब पूरा गेम है। लेकिन आपको लगता है कि ट्रेड डील भी इसी वजह से डिले हो रही है, क्योंकि भारत सुन नहीं रहा है? जैसे बंगाल के चुनाव हुए थे, उसके बाद वो मार्को रूबियो कहाँ दौड़ा दौड़ा गया था, कलकत्ता, वो मिशनरी से मिलने के लिए, मदर टेरेसा की, किस लिए गया था? वहां क्या रखा हुआ था? अंजू जी, बेसिकली अमेरिका जो कर रहा है अभी वो उपनिवेशवाद है। ये नया उपनिवेशवाद है। पहले ब्रिटेन ने अपने यहाँ कॉलोनी बना के हमें लूटा। अमेरिका सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि हम कॉलोनी बना के हमारे लोगों को भेज के नहीं राज करेंगे, हम तुम्हारे यहाँ प्रोपागेंडा करेंगे। जैसे यूरो मैदान में उन लोग ने पूरा प्रोपागेंडा करके वहां की गवर्नमेंट गिराई। यूरो मैदान यूक्रेन में है, कीव में। वहां उन लोग ने गवर्नमेंट गिराई और ये जोकर जेलेंस्की को लेके आए, स्टैंड अप कॉमेडियन को।
वैसे उन लोग सब जगह खुद की गवर्नमेंट डालना चाहते हैं, जिससे उन लोग पीछे बैठे रहे, अमेरिका में वॉशिंगटन में बैठ के रिमोट कंट्रोल से काम करे। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैंडल करेंगे यहाँ के लोकल नेताओं को, और हम लोग राज करेंगे। हमारा एक भी गोरा बंदा यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन तुम लोग चुनाव करोगे, तुम लोग ही इलेक्ट करोगे, और वो आदमी हमारे लिए काम करेगा। मोदी जी काम नहीं कर रहे। आज एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स अलाउड नहीं है, डेयरी इंपोर्ट्स अलाउड नहीं है। अमेरिका को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उसको खुद का एग्रीकल्चर माल इंडिया में बेचना है, उसको अपनी डेयरी का माल इंडिया में बेचना है, और वो भारत सरकार करेगी नहीं, क्योंकि मोदी जी को यहाँ के लोकल किसान के बारे में ज्यादा चिंता है। उसको चाहिए कि लोकल किसान के भी घर में खाना आए। तो इसलिए यहाँ पैसा आया है। ये पूरा मोदी जी के इमेज को डेंट करने के लिए कॉकरोच पार्टी को किया। और आप देखिए अभिजीत डिपके क्या है, उसके फादर की इनकम 60-70 हजार के ऊपर नहीं होगी, और आज अमेरिका में पढ़ाई करने जाओ मास्टर्स के लिए तो 1-1.5 करोड़ कहीं भी खर्च हो जाता है। उसके पिताजी के लिए कहाँ से पैसा लाया? ये सब तो बाहर से ही फंडिंग आया होगा, कहाँ से पैसा आ रहा है? अभिजीत डिपके का पूरा, उसके फैमिली का पूरा ऑडिट होना चाहिए। वो कहाँ क्या कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन से घर में रह रहा है, कौन से हॉस्टल में रह रहा है, उसका पैसा कहाँ से आया, फी का पैसा कहाँ से आया, वो तो ऑडिट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उसके ऊपर। और फिर जिस दिन वो दिल्ली में लैंड किया था, उसके बाद से कितने सारे शहरों में, 16-17 शहरों में उसने अपने ये कॉकरोचों वाले आंदोलन किए थे कि एक दिन के लिए गया था। तो वो सारा लॉजिस्टिक किसने किया? उसका प्लेन में आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा। आप सोचो, दिल्ली में एक तरफ तो सोनम वांगचुक धरने पर बैठा हुआ है, अनशन पर बैठा हुआ है, ये 5 स्टार होटल में जाकर सोता था। तो वो सारा लॉजिस्टिक्स कौन देख रहा था? कोई ना कोई तो होगा ना। तो उनकी तो तहकीकात होगी। और ये सब कुछ, इतना पैसा अगर कोई खर्च कर रहा है, इसीलिए खर्च करेगा कि उसका बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। और एफसीआरए अमेंडमेंट बिल में सबसे ज्यादा जिनको दर्द है वही इतना बड़ा खर्चा उठा रहे होंगे ना। ऑफ कोर्स इसमें पैसा तो अमेरिका से आया है। एफसीआरए, ट्रेड डील, यहाँ मोदी जी सुन नहीं रहे हैं, वो सब एक साथ मिल गया है। सब जितने लोग हैं, आज भी यहाँ महाराष्ट्र में हुआ, बंबई में प्रोटेस्ट, कौन थे? शिवसेना वाले थे, एमएनएस वाले थे, यानी उबाटा सेना जो बोलते हैं, उद्धव सेना वाले, राज सेना वाले, उन लोग थे। हाँ, थोड़े जेन्युइन बच्चे भी आए थे जिनको अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना था, रजिस्टर करना था। लेकिन इसके अंदर जो यहाँ बिबिस्त काम हुआ, जिस तरह से गंदा प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से गाली गलौज हुई, वो सब किसने किया था? और पैसा कहाँ से आया ये सब करने के लिए? ये बाहर से ही आया है, 200% बाहर से आया है। और मजेदार बात यह है सुमित जी कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था कॉकरोचों की तरफ से। राहुल गांधी ने उससे एक कदम आगे बढ़कर अमित शाह को टारगेट करना शुरू किया, अमित शाह का इस्तीफा मांगना शुरू किया। और अमित शाह कहाँ हैं, गायब क्यों हैं, नजर क्यों नहीं आ रहे, ये प्रोपेगेंडा शुरू किया। तो मुझे तो ये लगता है कि उनको फिर टूल किट वालों ने कहा होगा, तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब अगला देखो तुम्हें क्या करना है। और राहुल गांधी जब ये कह रहा था अभी 1-1.5 महीना पहले कि 1 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्या वो इस आंदोलन के मद्देनजर कह रहा था? क्या उसको पता था कि ऐसा कोई टूल किट तैयार हो रहा है जिसमें बड़ा बवाल कटेगा? और उनको तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि दिल्ली पुलिस इतने संयम से काम लेगी कि किसी पर गोली नहीं चलाएगी। इन्होंने तो ये सोच रखा था कि इतना बवाल करेंगे, जब संसद भवन के नजदीक पहुंच जाएंगे तब तो गोली चल ही सकती है, पीएम के आवास के बाहर बैठ जाएंगे तब भी गोली चल सकती है, ये तो यही मानकर चल रहे होंगे ना। इसलिए इनको पता था कितना बवाल होने वाला है। नहीं, डेफिनेटली इनको पता था। उनको बाहर सीआई और वहां तो सिनारियो बनाते हैं कि ये होगा तो क्या, तो उसके लिए हेडलाइंस रेडी रखेंगे। उन लोग ने सब रेडी रखा होगा कि ये कैसे, अब अमित शाह का रेजिग्नेशन मिलेगा, फिर बोलेंगे अब मोदी का रेजिग्नेशन भी चाहिए। तो रोज एक 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 दे विल कीप ऑन मेकिंग न्यू डिमांड्स, रोज एक नया डिमांड आएगा। तो ये रुकने वाला काम नहीं है, और उनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, अपोजिशन के पास कुछ काम धंधा नहीं है। तो उन लोग रोज एक रेजिग्नेशन मांगने के अलावा कुछ काम नहीं कर सकते। काम धंधा नहीं है, और जो काम धंधे के पैसे बाहर से आ रहे थे वो भी रुक जाएंगे, तो दर्द तो होगा ही होगा ना। फंडिंग कहाँ से आएगी इनको भी ये प्रोपेगेंडा चलाने की? जो नौटंकियां ये करते हैं उसके लिए भी तो पैसा बाहर से ही आता है। तो चलिए, अब जब बिल्कुल साफ हो गया है कि इस हफ्ते एफसीआरए अमेंडमेंट बिल आने वाला है, सोमवार को आता है, मंगलवार को आता है या बुधवार को आता है, उस बिल को आने से अब ये रोक नहीं पाएंगे। और वो ऐसा अमेंडमेंट बिल है जिसमें ऐसा भी नहीं कि 2/3 बहुमत चाहिए हो, वो बड़े आराम से पास हो जाएगा। और उसको वो पास ना हो, पेश ना हो, इसी के लिए पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो देखते हैं इस हफ्ते ये जो विपक्ष है, जो संसद को नहीं चलने दे रहा है, कितने सारे अड़ंगे लगा रहा है, इस मामले में और किस तरह की नौटंकी और ड्रामा करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपने समय निकाला सुमित जी,
बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय माता दी। आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय माता दी। जय हिंद। जय हिंद।